कभी कभी एक छोटी सी भूल घमंड के महल को हिला देती है, और यही भूल इतिहास बन जाती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में स्वर्णगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, इस राज्य की मिट्टी में भी सोना उपजता था। यहाँ के मंदिर, महल और भवन अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। स्वर्णगढ़ के राजा महाराज हर्षवर्धन अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे, किंतु उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चित्रलेखा अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। चित्रलेखा की सुंदरता की चर्चा तीनों लोगों में थी। कहा जाता था कि जब वह अपने महल की अटारी पर आती तो बादलों में छिपा चंद्रमा भी लज्जा के मारे छिप जाता। उसकी त्वचा कुंदन की तरह दमकती थी और आंखें ऐसी थीं मानो किसी ने गहरे समुद्र को उनमें कैद कर लिया हो। लेकिन विधाता ने उसे जितना रूप दिया था, उतना ही अहंकार भी उसके हृदय में भर दिया था। चित्रलेखा को अपनी सुंदरता और अपने राजसी रग पर इतना घमंड था कि वह सामान्य प्रजा को कीड़े मकोड़ों से अधिक कुछ नहीं समझती थी। उसका नियम था कि जब भी वह स्वर्णगढ़ के प्रसिद्ध मीना बाजार से गुजरे तो हर दुकान को रेशमी पर्दों से ढक दिया जाए। कोई भी कुरूप या साधारण दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने न आए। उसे लगता था कि किसी गरीब या बदसूरत व्यक्ति की परछाई भी अगर उस पर पड़ गई तो उसका रूप मैला हो जाएगा। एक दिन वसंत ऋतु का आगमन था। राजकुमारी चित्रलेखा अपनी सखियों और भारी सुरक्षा के बीच स्वर्ण जड़ित पालकी में सवार होकर राज्य के प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने जा रही थी। पालकी के आगे आगे नगाड़े बज रहे थे और मुनादी करने वाले चिल्ला रहे थे, सावधान हट जाओ, राजकुमारी चित्रलेखा पधार रही है, दृष्टि नीची करो, मार्ग खाली करो। जिस मार्ग से राजकुमारी गुजर रही थी वह कुम्हारों और मूर्तिकारों की बस्ती थी। उसी मार्ग के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चंदनपुर गांव का एक युवा मूर्तिकार, जिसका नाम माधव था, एक अद्भुत मूर्ति बना रहा था। माधव अपनी कला में इतना खोया हुआ था कि उसे नगाड़ों की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वह मिट्टी में सने हाथों से एक देवी की प्रतिमा को आकार देने में मग्न था। राजकुमारी की पालकी ठीक उसी पेड़ के पास से गुजरी। अचानक माधव का हाथ फिसला और उसके हाथ से मिट्टी का एक बड़ा लंदा छिटक कर राजकुमारी की पालकी के रेशमी पर्दे पर जा गिरा। पर्दे पर मिट्टी का दाग देखकर राजकुमारी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत पालकी रोकने का आदेश दिया। किस दुस्साहसी ने हमारी सवारी को अपवित्र करने का प्रयास किया? चित्रलेखा की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। सिपाही दौड़कर पेड़ के पीछे गए और कांपते हुए माधव को घसीटकर बाहर लाए। माधव ने जब देखा कि उससे क्या अपराध हुआ है तो वह भय से पीला पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, क्षमा करें राजकुमारी, मैं अपनी कला में इतना लीन था कि मुझे आपकी सवारी का भान ही नहीं रहा। यह भूलवश हुआ है देवी। चित्रलेखा ने घृणा से माधव के मिट्टी से सने हाथों को देखा। कला? तुम जैसे नीच लोग गंदगी फैलाने को कला कहते हो। तुमने अपने इन गंदे हाथों से हमारी पवित्र पालकी को दूषित किया है। माधव गिड़गिड़ाता रहा। मैं चंदनपुर का एक तुच्छ कलाकार हूं, सरकार मुझ पर दया करे। लेकिन चित्रलेखा का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने अपने सेनापति की ओर देखा और क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, इस धृष्टता का दंड मिलना आवश्यक है। जिन हाथों ने हमारी सवारी पर कीचड़ उछाला है वे हाथ भविष्य में किसी मूर्ति को बनाने लायक नहीं रहने चाहिए। इसके दोनों हाथों की उंगलियों को इसी क्षण पत्थर से कुचल दिया जाए। यह आदेश सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। माधव चीखा, नहीं राजकुमारी, मेरे हाथ ही मेरी रोजी रोटी है। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटी बहन मेरे ही सहारे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे हाथ मत छीनिए। लेकिन सैनिकों ने राजकुमारी के आदेश का पालन किया। माधव की चीखें स्वर्णगढ़ के आकाश को चीरती रहीं और उसकी सुंदर उंगलियां, जो पत्थर में भी जान डाल देती थीं, हमेशा के लिए कुचल दी गईं। चित्रलेखा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसकी सवारी आगे बढ़ गई। माधव को उसी हाल में सड़क किनारे तड़पता छोड़ दिया गया। भीड़ बिखर गई, लेकिन एक व्यक्ति वहां रुका रहा। वह एक लंबा सांवला युवक था, जिसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था। उसका नाम विक्रमादित्य था, जिसे लोग विक्रम के नाम से जानते थे। विक्रम कोई साधारण युवक नहीं था। वह माधव का बचपन का मित्र था और पेशे से एक बहरूपिया और जादुई करतब दिखाने वाला बाजीगर था। लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वह रातों को अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने वाला छाया चोर था। विक्रम ने तड़पते हुए माधव को उठाया और उसे वैद्य के पास ले गया। माधव के हाथ तो बच गए, लेकिन वह अब कभी मूर्ति नहीं बना सकता था। अपने मित्र की यह दशा देखकर विक्रम ने कसम खाई, माधव,
तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब उस अहंकारी राजकुमारी को देना होगा। अधव, तेरे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब उस अहंकारी राजकुमारी को देना होगा। उसे अपने रूप और सत्ता पर बहुत घमंड है ना, मैं उसका वह घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उसी रात विक्रम ने अपनी योजना बनाई। वह जानता था कि स्वर्णगढ़ के महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन विक्रम के पास एक अद्भुत विद्या थी। उसके पिता, जो एक महान तांत्रिक थे, मृत्यु से पूर्व उसे एक तिलिस्मी सुरमा दे गए थे। उस सुरमे को आंखों में लगाते ही विक्रम किसी भी वेश को धारण कर सकता था और अंधेरे में धुएं की तरह गायब हो सकता था। 3 दिन बाद महाराज हर्षवर्धन के दरबार में एक विदेशी जादूगर का आगमन हुआ। उसने अपना नाम अजरक बताया। उसके करतब इतने अद्भुत थे कि महाराज ने प्रसन्न होकर उसे राजकुमारी के मनोरंजन के लिए अंतःपुर में बुलवा लिया। अजरक, जो वास्तव में विक्रम था, ने राजकुमारी के सामने हवा से फूल पैदा किए, पानी को आग में बदला और अंत में एक अद्भुत दर्पण प्रस्तुत किया। विक्रम ने झुककर कहा, यह सत्य दर्पण है। यह केवल चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मा का स्वरूप दिखाता है। चित्रलेखा ने हंसते हुए दर्पण में देखा। उसे लगा कि वह अपनी ही सुंदरता देखेगी, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में झांका, उसे अपना चेहरा विभत्स और डरावना दिखाई दिया, जैसे कोई चुड़ैल हो। वह चीख पड़ी और दर्पण को जमीन पर पटक दिया। पाखंडी, तूने यह क्या किया? तभी विक्रम अपनी असली आवाज में बोला, यह दर्पण झूठ नहीं बोलता राजकुमारी। बाहर से तुम अप्सरा हो, पर भीतर से तुम उस राक्षस से भी बदतर हो, जिसने एक कलाकार का जीवन बर्बाद कर दिया। राजकुमारी समझ गई कि यह कोई साधारण जादूगर नहीं है। उसने पहरेदारों को बुलाया, बंदी बना लो इसे। लेकिन विक्रम जोर से हंसा। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर राख निकाली और हवा में उड़ा दी। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो जादूगर गायब था, और साथ ही गायब था राजकुमारी के गले का सबसे प्रिय नवरत्न हार, जो उसके पूर्वजों की निशानी था। हार के स्थान पर एक पत्र पड़ा था, जिस पर लिखा था, सुंदरता का असली गहना दया है, जिसे तुम बहुत पहले खो चुकी हो। अब यह हार तभी वापस मिलेगा जब तुम अपने अहंकार का त्याग करोगी। छायाचोर राजकुमारी का क्रोध अब प्रतिशोध की ज्वाला बन चुका था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो उस चोर को पकड़ेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। लेकिन विक्रम हवा का झोंका था, जिसे मुट्ठियों में कैद नहीं किया जा सकता था। 1 सप्ताह बाद चित्रलेखा अपने शाही बगीचे में टहल रही थी। वह अभी भी उस अपमान को नहीं भूली थी। तभी उसकी नजर एक अत्यंत दुर्लभ और सुंदर नीले फूल पर पड़ी, जो झाड़ियों के बीच खिला था। उस फूल की महक ने उसे सम्मोहित कर लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल के नीचे छिपे एक नीलकंटक बिच्छू ने उसकी उंगली में डंक मार दिया। यह कोई साधारण बिच्छू नहीं था, यह दक्षिण के जंगलों का सबसे जहरीला जीव था। डंक लगते ही राजकुमारी के शरीर में नीला विष फैल गया। वह चीख भी न सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन जर का कोई तोड़ नहीं मिला। राजकुमारी का शरीर नीला पड़ गया, सांसें रुक गईं और नाड़ी थम गई। शाही चिकित्सकों ने अंततः सिर झुकाकर महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, राजकुमारी अब हमारे बीच नहीं रही। पूरे स्वर्णगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज हर्षवर्धन पछाड़ खाकर गिर पड़े। जिस प्रजा को राजकुमारी ने वर्षों तक सताया था, वही प्रजा आज राजा के दुख में दुखी थी। नगर शोक में डूबा था। लेकिन जंगल में छिपा विक्रम यह समाचार सुनकर चौंक गया। विक्रम बिच्छुओं और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान रखता था। वह जानता था कि नीलकंटक का विष मनुष्य को मारता नहीं, बल्कि उसे मृत निद्रा में सुला देता है। व्यक्ति मृत प्रतीत होता है, परंतु 72 घंटे तक उसके प्राण शरीर के किसी कोने में अटके रहते हैं। यदि सही समय पर संजीवनी घृत और विशेष मंत्रोच्चार किया जाए तो जीवन लौट सकता है। लेकिन यदि उस दौरान शव को जला दिया जाए या दफना दिया जाए तो उसकी वास्तविक मृत्यु निश्चित हो जाती है। विक्रम दुविधा में पड़ गया। वही राजकुमारी जिसने उसके मित्र का जीवन बर्बाद कर दिया था, आज मृत्यु के द्वार पर थी। क्या उसे मरने देना चाहिए? लेकिन विक्रम का हृदय किसी अपराधी का नहीं, एक नायक का था। उसने सोचा, मृत्यु उसे दंड से मुक्त कर देगी। उसे जीवित रहना होगा ताकि वह पश्चाताप की आग में तप सके। अगले दिन राजकुमारी का अंतिम संस्कार शाही श्मशान घाट पर तय हुआ। चंदन की लकड़ियों से सजी चिता तैयार थी। भारी भीड़ और विलाप करते राजपरिवार के बीच राजकुमारी के निर्जीव शरीर को चिता पर लिटाया गया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलन का समय आया, आसमान में काले बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। इतनी भयंकर बारिश हुई कि चिता की लकड़ियां पूरी तरह भीग गईं। अंतिम संस्कार रोकना पड़ा। पंडितों ने सलाह दी कि संस्कार अगले दिन सुबह होगा। शव को श्मशान के विश्राम गृह में रखा गया और कड़े पहरेदार तैनात कर दिए गए। यही विक्रम का अवसर था। आधी रात को
जब पहरेदार ठंड और बारिश से बचने के लिए अलाव के पास सिकुड़ कर बैठे थे, श्मशान की पिछली दीवार के पास एक परछाई उभरी। विक्रम ने अपनी बेहोशी की धूनी जलाई। कुछ ही क्षणों में पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसने विश्राम गृह का ताला तोड़ा। अंदर फूलों से ढका राजकुमारी का शरीर वैसा ही सुंदर लग रहा था, मानो गहरी नींद में सो रही हो। विक्रम ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उसने राजकुमारी को एक बड़े बोरे में रखा, उसे अपनी पीठ पर लादा और अंधेरे में गायब हो गया। वह जानता था, अगर सुबह होने से पहले वह उसे अपनी गुप्त गुफा तक नहीं पहुंचा पाया तो विष अपना पूरा काम कर देगा। सुबह होते ही राज्य में हाहाकार मच गया। राजकुमारी का शव गायब था। महाराज ने अनुमान लगाया, किसी जंगली जानवर, राक्षस या किसी शत्रु ने शव चुराया होगा। पूरे राज्य में गुप्तचर फैला दिए गए। उधर स्वर्णगढ़ की सीमा से बहुत दूर घने दंडक वन की एक गुफा में विक्रम जड़ी बूटियां पीस रहा था। राजकुमारी एक पत्थर की शिला पर निश्चल पड़ी थी। विक्रम ने एक विशेष लेप बनाया और उसे बिच्छू के डंक वाले स्थान पर लगाया। फिर उसने अपनी झोली से एक शंख निकाला और विशेष ध्वनि में उसे बजाने लगा। घंटों के अथक प्रयास के बाद राजकुमारी की उंगलियों में हलचल हुई। उसने एक गहरी सांस ली, खांसी के साथ उठ बैठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। जब दृष्टि साफ हुई तो उसने खुद को महलों में नहीं बल्कि एक नम और अंधेरी गुफा में पाया। चारों ओर जानवरों की खालें, दीवारों से टपकती नमी और सामने आग के पास बैठा एक युवक। मैं कहाँ हूं? चित्रलेखा की आवाज कमजोर थी। दासी, पानी लाओ। विक्रम ने मुड़कर उसकी ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। यहां कोई दासी नहीं है राजकुमारी, और न ही यह स्वर्णगढ़ का महल है। यहां पानी चाहिए तो खुद उठकर मटके से लेना होगा। चित्रलेखा की स्मृतियां धीरे धीरे लौटने लगीं और उसी क्षण उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। चित्रलेखा को अपनी याददाश्त वापस आने लगी। बिच्छू का काटना, अंधेरा और अब यह। वो चिल्लाई, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे तुरंत मेरे पिता के पास ले चलो। विक्रम ने कहा, तुम्हारे पिता के लिए और पूरी दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो राजकुमारी। मैंने तुम्हें श्मशान से चुराया है। अगर मैं ना होता तो अब तक तुम राख बन चुकी हो। मुझे जाने दो। वह भागने के लिए उठी, लेकिन कमजोरी के कारण गिर पड़ी। विक्रम ने उसे सहारा नहीं दिया। उसने कहा, जीवन का मूल्य समझना है तो खुद खड़ा होना सीखो। यहां तुम राजकुमारी नहीं हो। यहां के नियम मेरे हैं। तुम्हें भोजन चाहिए तो काम करना होगा। मैं काम? ने ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपशब्द कह दिया हो। हां, तुम। विक्रम ने एक झाड़ू उसकी ओर फेंकी। गुफा गंदी है, इसे साफ करो, तब खाना मिलेगा। ये राजकुमारी के लिए नरक से कम नहीं था। पहले 2 दिन उसने भूख हड़ताल की, गालियां दी, रोई और चिल्लाई, लेकिन विक्रम पत्थर की मूरत बना रहा। तीसरे दिन भूख ने उसके अहंकार को तोड़ना शुरू किया। उसने कांपते हाथों से सूखी रोटियां खाईं, जो विक्रम ने फेंकी थीं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। चित्रलेखा को जंगल के कठोर जीवन की आदत पड़ने लगी। जो हाथ कभी फूल उठाने से भी कतराते थे, अब वे लकड़ियां बिनते थे। जो पैर मखमल पर चलते थे, अब कांटों और पत्थरों पर चलने के आदी हो गए थे। विक्रम उसे सिर्फ काम ही नहीं कराता था, बल्कि उसे जीवन का दूसरा पहलू भी दिखाता था। एक बार वे जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने एक हिरण के बच्चे को जाल में फंसा देखा। इसे छोड़ दो, चित्रलेखा ने उदासीनता से कहा। हमें क्या करना है? विक्रम ने बिना कुछ कहे जाल काटा और बच्चे को मुक्त किया। बच्चा अपनी मां के पास दौड़ गया। उनकी खुशी देखकर चित्रलेखा के दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई। एक शाम विक्रम बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह कांप रहा था। चित्रलेखा के पास भागने का यह सुनहरा मौका था। वह गुफा के मुहाने तक गई। सामने खुला आसमान और आजादी थी, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर विक्रम को देखा, जो तड़प रहा था। वही विक्रम जिसने उसे मरने से बचाया था, जिसने उसे भोजन दिया था। वह रुक गई। पहली बार उसने अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचा। वह पूरी रात विक्रम के सिर पर गीली पट्टियां रखती रही। उसने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, जो उसने विक्रम को बनाते देखा था, और उसे पिलाया। सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि चित्रलेखा वहीं सो रही है। उसके चेहरे पर अब वह क्रूर अहंकार नहीं था, बल्कि एक शांत सौम्यता थी। विक्रम समझ गया कि उसका मकसद पूरा हो रहा है। जागने पर विक्रम ने पूछा, तुम भागी क्यों नहीं? चित्रलेखा ने नजरें झुका ली। क्योंकि तुमने मुझे जीवन दिया है, और शायद अब मैं वह पुरानी चित्रलेखा नहीं रही। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से वह नवरत्न हार निकाला जो उसने चुराया था। यह तुम्हारा है, इसे पहन लो। चित्रलेखा ने हार को देखा, फिर विक्रम को देखा। उसने हार को एक ओर रख दिया
अब मुझे ये पत्थर के टुकड़े नहीं लुभाते, मुझे अब जंगल के फूल और नदी का पानी ज्यादा कीमती लगता है। 1 वर्ष बीत गया। स्वर्णगढ़ पर पड़ोसी शत्रु राज्य काल भैरव ने आक्रमण कर दिया। गुप्तचरों ने खबर दी कि महाराज हर्षवर्धन अपनी बेटी के गम में इतने कमजोर हो चुके थे कि वे युद्ध का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। शत्रु सेना किले को घेर चुकी थी और किसी भी क्षण स्वर्णगढ़ का पतन हो सकता था। विक्रम जंगल से सारी खबरें लाता था। जब उसने यह बात चित्रलेखा को बताई तो वह बेचैन हो उठी। मुझे जाना होगा, चित्रलेखा ने दृढ़ता से कहा। मेरे पिता को मेरी जरूरत है, मेरे राज्य को मेरी जरूरत है। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां एक बिगड़ैल बच्ची नहीं, एक जिम्मेदार रानी दिखाई दे रही थी। विक्रम ने कहा, लेकिन तुम वहां कैसे जाओगी? दुनिया के लिए तुम मर चुकी हो, लोग तुम्हें भूत समझेंगे। तो फिर तुम मेरी मदद करो, चित्रलेखा ने आग्रह किया। तुम तो जादूगर हो, बहरूपिये हो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। विक्रम ने अपना संदूक खोला। उसमें से 2 योद्धाओं की पोशाकें और मुखौटे निकाले। हम योद्धा बनकर जाएंगे, मैं काला चीता और तुम श्वेत नागिन। दोनों ने घोड़े दौड़ाए और युद्ध के मैदान में उस समय पहुंचे जब स्वर्णगढ़ की सेना हारने के कगार पर थी। शत्रु राजा काल भैरव महाराज हर्षवर्धन की गर्दन पर तलवार रखने ही वाला था कि तभी एक तीर सनसनाता हुआ आया और काल भैरव की तलवार हाथ से छूट गई। मैदान में 2 रहस्यमय योद्धाओं ने प्रवेश किया। विक्रम की तलवार बिजली की तरह चल रही थी और चित्रलेखा, जिसने जंगल में विक्रम से युद्ध कला भी सीखी थी, अपने पिता की रक्षा में शेरनी की तरह लड़ रही थी। उसने काल भैरव के सेनापति को धूल चटा दी। देखते ही देखते हारी हुई बाजी पलट गई। स्वर्णगढ़ की सेना में नया जोश आ गया। काल भैरव को बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद महाराज हर्षवर्धन ने उन दोनों नकाबपोश योद्धाओं को दरबार में बुलाया। मांगो, तुम दोनों ने मेरे राज्य और प्राणों की रक्षा की है, जो मांगोगे वह मिलेगा, महाराज ने कहा। श्वेत नकाबपोश चित्रलेखा ने कहा, महाराज, क्या आप एक अपराधी को क्षमा कर सकते हैं जिसने अतीत में बहुत बड़ी भूल की हो? महाराज ने कहा, आज के दिन मैं किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता हूं। चित्रलेखा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। तो फिर मुझे क्षमा करें। पिताजी, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चित्रलेखा, मेरी बच्ची, तुम जीवित हो? वह दौड़कर अपनी बेटी के गले लग गए। चित्रलेखा ने रोते हुए कहा, पिताजी, वो अहंकारी चित्रलेखा मर चुकी है। यह आपकी नई बेटी है जिसने जीवन का अर्थ समझ लिया है। महाराज ने पूछा, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? चित्रलेखा ने विक्रम की ओर इशारा किया, जो अभी भी नकाब में था। इन्होंने मुझे नया जीवन दिया और उससे भी बढ़कर मुझे एक इंसान बनाया। महाराज ने विक्रम से नकाब हटाने को कहा। विक्रम ने नकाब हटाया। दरबार में मौजूद एक व्यक्ति चौंक उठा। वह चंदनपुर का मूर्तिकार माधव था, जो अब राजमहल में एक सलाहकार के रूप में काम करता था, क्योंकि उसके हाथ टूटने के बाद राजा ने उसे शरण दी थी। विक्रम, माधव, वह चिल्लाया। महाराज, ये वही चोर है जिसने आपका हार चुराया था, और यह मेरा बचपन का मित्र है। विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ महाराज, मैं अपराधी हूं। मैंने राजकुमारी का अपहरण किया था। आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। चित्रलेखा विक्रम के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। नहीं पिताजी, अगर इसे दंड मिलेगा तो मुझे भी, क्योंकि इसने मेरा अपहरण नहीं, मेरा उद्धार किया है। इसने मुझे सिखाया कि राजमुकुट सिर पर नहीं, दिल में होना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिंहासन से उतरकर विक्रम को गले लगा लिया। बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं पिता होकर भी नहीं कर सका। तुमने मेरी बेटी के भीतर की इंसानियत को जगा दिया। मैं तुम्हें दंड नहीं, अपनी बेटी का हाथ देता हूं। स्वर्णगढ़ में फिर से खुशियां लौट आईं। राजकुमारी चित्रलेखा और विक्रम का विवाह धूमधाम से हुआ। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह था कि चित्रलेखा ने अपनी शादी की पहली घोषणा यह की, आज से मेरे राज्य में किसी भी कलाकार का अपमान नहीं होगा। उसने माधव को, जिसके हाथ उसने टुड़वाए थे, राजकीय वास्तुकार, रॉयल आर्किटेक्ट घोषित किया और भरे दरबार में उससे क्षमा मांगी। माधव ने अपनी कटी उंगलियों वाले हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। विक्रम और चित्रलेखा ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। चित्रलेखा अब अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दया और न्याय के लिए जानी जाती थी। और जब भी वह पालकी में निकलती तो पर्दों को हटा देती ताकि वह अपनी प्रजा को देख सके। प्रजा कहती है, चंदनपुर के उस जंगल में आज भी वह गुफा मौजूद है जहां एक राजकुमारी का अहंकार मरा था और एक इंसान का जन्म हुआ था। लेखक का नोट, यह कहानी अहंकार के पतन, प्रेम की शक्ति और प्रायश्चित के महत्व को दर्शाती है।